ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत 2003 में बदली जब डेव ब्रेल्सफोर्ड को नया परफॉर्मिंग डायरेक्टर के तौर पे हायर किया गया। इससे पहले बरतानिया ने पूरे 100 साल में सिर्फ एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था और दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन साइकिलिंग रेस टूर डी फ्रांस कभी जीता ही नहीं था। और हैरानी की बात यह है कि उस वक्त के टॉप बाइक मैन्युफैक्चरर्स ने भी इन्हें अपनी बाइक भेजने से इनकार कर दिया। ब्रेल्सफोर्ड के आने के बाद ब्रिटिश साइकिलिंग एक बिल्कुल ही अलग लेवल पे चली गई। इस इंसान की एक सादा सी फिलोसफी ये थी, ए टाइनी मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एवरीथिंग यू डू, यानी तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें हर रोज़ थोड़ा सा बेहतर होना है। रोज़ाना की ये छोटी छोटी बेहतरी एक दिन बड़ी कामयाबी में बदल जाती है। इसने और इसकी टीम के कोचेज़ ने इसी फिलोसफी पे काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने बाइक सीट्स को दोबारा इस तरह डिज़ाइन किया कि वो राइडर के लिए कंफर्टेबल हो सके। ऐसे टायर्स इस्तेमाल किए जिनकी ग्रिप मजबूत हो और तेज़ मसल रिकवरी के लिए मुख्तलिफ मिसाज जेल का इस्तेमाल किया। इन्होंने एक सर्जन हायर किया जिसने खिलाड़ियों को हाथ धोने के तरीके सिखाए। फिर इन्होंने सोने के लिए आरामदेह बिस्तर तलाश किए और इसके अलावा भी कई छोटे छोटे इकदाम किए जिनसे इनकी परफॉर्मेंस कई गुना बेहतर होगी। आखिरकार 5 साल की मेहनत के बाद 2008 ओलंपिक्स गेम में इन्होंने तकरीबन 60% गोल्ड मेडल्स जीते। फिर दोबारा 4 साल बाद 2012 ओलंपिक्स में इन्होंने 9 ओलंपिक्स रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। इसी साल ब्रैडली विग्स ने मुश्किल तरीन साइकिलिंग रेस जीतने वाले पहले बरतानवी साइकिलिस्ट का एजाज पाया। To win the Tour de France as Bradley Wiggins licks his lips in anticipation and punches the sky. फिर क्रिस फ्रोम ने 2013, 2015, 2016 और 2017 में टूर डी फ्रांस जीती। What's going on in your mind now? Just amazing feeling, absolutely amazing feeling. Yeah, obviously it was so close coming into this time trial, and it was basically all still to race for out on the roads today. So just yeah. जो काम 100 सालों में बरतानिया ना कर सका वो सिर्फ 6 सालों में 5 बार कर दिखाया। 2007 से 2017 तक सिर्फ 10 सालों में इन्होंने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और 66 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स और 5 टूर डी फ्रांस रेस जीती। ये सिर्फ उसी शख्स की फिलोसफी का नतीजा था जो कहता था कि रोज़ाना थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और कुछ अरसे बाद यही छोटी छोटी कामयाबियाँ एक दिन बड़ी कामयाबी में बदल जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद सुलेमान एंड यू आर वाचिंग ग्राउंड रियलिटीज़। आज हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के फर्स्ट चैप्टर की। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर कहता है कि रोज़ 1% इम्प्रूव बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आता, मगर कुछ अरसे बाद यही 1% इम्प्रूवमेंट आपकी बड़ी कामयाबी में एक अहम किरदार अदा करता है। इसी पर वो कहता है मैसिव सक्सेस रिक्वायर मैसिव एक्शन, यानी बड़ी कामयाबी के लिए आपको मेहनत भी मुसलसल और ज़्यादा करना होगी। इसके बाद वो कहता है अगर आप 1 साल मुसलसल हर रोज़ 1% इम्प्रूव करते हैं तो आप 1 साल बाद 37 टाइम्स पहले से बेहतर होंगे, और अगर हर रोज़ 1% वर्स परफॉर्म करते हैं यानी इम्प्रूव नहीं करते तो आप 0 पे खड़े होंगे या फिर इससे भी नीचे। 1% बेटर या 1% वर्स एक लम्हे के लिए कोई अहमियत नहीं रखता, मगर कुछ ही अरसे बाद इसका रिजल्ट बताता है कि आप कामयाब हैं या नाकाम। इस पर वो कहता है यू गेट व्हाट यू रिपीटेड, यानी आप वही हासिल करते हैं जो आप बार बार रिपीट करते हैं। इसके साथ वो कहता है ऑल बिग थिंग्स कम फ्रॉम स्मॉल बिगिनिंग्स, यानी किसी भी बड़ी कामयाबी का आगाज हमेशा छोटे स्टेप से होता है। इसके साथ साथ वो कहता है फॉरगेट अबाउट योर गोल्स, जस्ट फोकस ऑन योर सिस्टम। इसका मतलब यह है गोल्स को भूल जाओ, अपने सिस्टम पे फोकस करो जिसने आपको कामयाबी दिलानी है। इसकी मिसाल आप यूँ लें, एक शख्स एक कारोबार करता है, उसका गोल महज पैसे कमाना है, लेकिन उसका सिस्टम जिसमें वो प्रोडक्ट बनाता है, लोगों को हायर करता है और मार्केट में क्या ट्रेंड है उस प्रोडक्ट के हवाले से उसे देखता है, सिर्फ अपना गोल हासिल करने के लिए। फिर वो कहता है कि मसला यहाँ आता है जब हम बहुत ज़्यादा अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं और अपने सिस्टम को डिज़ाइन करने में वक्त ही नहीं देते। और फिर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करता है जिसमें वो पहली प्रॉब्लम ये कहता है कि विनर्स और लूज़र के पास एक जैसे गोल्स होते हैं लेकिन सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट टीम की ले लें।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जितने भी आपको प्लेयर T20 में स्पेशली नजर आएंगे वो आप देखेंगे PSL में ओपनर खेलते हैं और उनको हमने जो है वो एडजस्ट किया। दूसरी जानिब इंडियन क्रिकेट टीम, और इंडियन क्रिकेट टीम में जहां उसके प्लेयर IPL में परफॉर्म करते हैं, मसलन जो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है वो मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करते हैं इंटरनेशनल में, और जो ओपनर का है वो ओपनर ही, और जिसका रोल IPL में अपनी टीम में एज अ फिनिशर है जैसे हार्दिक पांड्या, वो अपनी टीम में भी एज अ फिनिशर ही रोल प्ले करता है। लेकिन ये चीज़ हमें पाकिस्तानी टीम में नज़र नहीं आती। इसका मतलब ये है कि इधर टैलेंट तो है लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। मतलब दोनों टीम्स का एक गोल है वर्ल्ड कप जीतना, लेकिन टीम वही जीतती है जिसका सिस्टम दूसरी टीम के सिस्टम से बेहतर हो। इसके साथ वो ये भी कहता है कि गोल्स पे फोकस करने से आपकी जो हैप्पीनेस है वो कम हो जाती है या बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसके साथ वो ये कहता है कि आप अपने सिस्टम से मोहब्बत करें, यानी जो काम रिक्वायर है एक टाइम फ्रेम में उसे परफॉर्म करने की कोशिश करें, जो गोल है वो खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें वो एक इंसानी बॉडी की मिसाल देता है। ये जो बॉडी है वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स, मुख्तलिफ एटम्स पे मुश्तमिल है, और जो एक रिदम में एक फंक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं तो ही एक पूरी बॉडी जो है वो परफॉर्म करती है। तो वो कहता है कि आप वही हासिल करेंगे जो आप इसमें इनपुट देंगे, यानी किसी चीज़ में आप जो भी इनपुट देंगे उसका रिजल्ट वही आएगा। इसकी कोटेशन जो मुझे बेहद पसंद आई है वो ये है, द मोस्ट पावरफुल आउटकम्स ऑफ एनी कंपाउंडिंग प्रोसेस आर डिलेड, यू नीड टू बी पेशेंट। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ी कामयाबी के रिजल्ट फ़ौरन ही नहीं हासिल हो सकते, इसके लिए आपको सब्र भी करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।